एक आदमी रोज अपने घर से तैयार होकर निकलता था और बोलता था कि वो नौकरी पर जा रहा है, लेकिन दरअसल वो नौकरी पर नहीं कहीं और जाता था, क्योंकि वो जो काम करता था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। वो आसपास के रेलवे स्टेशन पर जाता था और ऐसी लड़कियों की तलाश करता था जो अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और उनको वो अगवा कर वेश्यावृत्ति में उतार देता था, उनको बेच देता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उसकी सोच ही नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। कौन था वो आदमी, क्या हुआ था उसके साथ, ऐसा कैसे बदली थी उसकी ज़िंदगी, आगे जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं को लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है मेरठ। एक माता पिता अपनी 5 साल की बच्ची के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तभी उनकी बच्ची बोलती है कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। माँ बोलती है, बेटा अभी यहाँ कोई पानी बेचने नहीं आ रहा है, ट्रेन में पानी नहीं है, कोई स्टेशन आने दो, हम तुम्हें पानी पिला देंगे। लेकिन वो बच्ची ज़िद करती है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। माँ उसको समझा रही थी, बेटी ज़िद कर रही थी क्योंकि उस बच्ची को बहुत प्यास लगी थी। ये बातें बाप भी कहते हैं कि बेटा जैसे ही स्टेशन आता है मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। इतने में ही मेरठ का रेलवे स्टेशन आ जाता है। ट्रेन कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकती है। बाप बोतल लेकर पानी भरने के लिए चले जाते हैं। पीछे 5 साल की बच्ची भी ट्रेन में से नीचे उतर जाती है, लेकिन बाप किस दिशा में गए हैं पानी लेने के लिए उसको इस बात का नहीं पता था। किसी और साइड जाते हैं और ये बेटी किसी और साइड ही निकल जाती है। बाप पानी भर के आ जाते हैं, आने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो ट्रेन में उनकी बेटी नहीं होती। इतने में ही वो अपनी बेटी को ढूंढ पाते, वो ट्रेन वहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये बच्ची भी दौड़ती हुई ट्रेन के पीछे भागती है जब ट्रेन चलती है, लेकिन वो किसी की नज़रों में नहीं आ पाती। और इसी ही बात के चलते, यानी बाप बच्ची को ढूंढ रहे थे, बच्ची बाप को ढूंढ रही थी, इसी हालात में जो रेलवे स्टेशन था वो निकल जाता है और बच्ची काफ़ी दूर तक ट्रेन के पीछे भागती है। आखिर थक हार कर वो भी वहीं पर रुक जाती है, रोती बिलखती हुई। तभी एक आदमी रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा होता है। ये जो आदमी था ये कोई साधारण आदमी नहीं था, ये एक किडनैपर था। इसको ऐसी ही बच्चियों की तलाश रहती थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो, जिनको वो आसानी से ले जा सके और उसको देह व्यापार में उतार सके। तभी ये बच्ची पीछे से उस आदमी का कुर्ता पकड़ती है और पकड़ के बोलती है, बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। ये आदमी का मुंह पीछे की तरफ होता है। जब पीछे से आवाज़ आती है इसको, तो इसको ऐसा लगता है कि इसकी बेटी नवाज दी है। ये अचानक से बोलता है, नूरी तुम यहाँ कैसे? लेकिन जब पलट के देखता है तो उसकी बेटी नहीं, ये कोई और ही बच्ची थी। आदमी खुश हो जाता है क्योंकि वो जिसको तलाश करने के लिए आया था वो तो आया इसीलिए था कि उसको कोई ना कोई ऐसी लड़की मिल सके जिसको वो आसानी से अपनी बातों में लेकर फंसा कर देह व्यापार में उतार सके। वो उसके सामने खुद ही चल कर आ गई थी। ये खुश हो जाता है। लड़की बोलती है कि मुझे पानी चाहिए। वो उस आदमी में अपने बाप को ढूंढ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा बाप है। ये आदमी दुकान पर जाता है, बिस्लेरी की बोतल लेता है, उस बच्ची को पानी पिलाता है, चीज़ खिलाता है और उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्ची माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहती, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये व्यक्ति ही उसका बाप है। वो उसको ही बाबा कह रही थी, ना वो माँ बाप के पास जाने की जिद कर रही थी ना कुछ, बस कह रही थी बाबा मुझे छोड़कर मत जाना। जब लड़की को ये बातों में ले लेता है, मेरठ के ही कबाड़ी बाजार के कोठे पर ये इस बच्ची को ले जाता है और ले जाने के बाद वहाँ पर इसको बेच देता है। वहाँ की जो मालकिन होती है उससे बोलता है कि इसकी मुझे कीमत ज़्यादा चाहिए, जिसमें उन दोनों में बहस भी होती है। फिर अच्छी खासी रकम में ये इस बच्ची को बेच देता है। जब ये जाने लगता है तो बेटी बोलती है, यानी जो 5 साल की ये बच्ची थी, बोलती है बाबा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कुछ मिनट के लिए सुन होता है, उसके बाद ये चला जाता है, क्योंकि इसका काम ही यही था कि लड़कियों को बहला फुसला कर लाना और लाकर इस तवायफ खाने में यानी कि इस कोठे पर बेच देना। अब ये व्यक्ति चला तो जाता है, अपने घर पहुंचता है, रात होती है और जब सोने लेटता है तो इसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी कि बाबा मुझे पानी चाहिए, बाबा तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम कहाँ जा रहे हो। ये चाहकर भी उन आवाज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। इसके दिल में अजीब सी टीस उठ रही थी, यानी बेचैनी सी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसको हुआ तो है, क्या हुआ है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
तब वो अपनी पत्नी को बताता है कि तुम्हें मैंने बताया नहीं था, असल में मैं कोई जॉब नहीं करता, मेरा काम यह है कि मैं लड़कियों को रेलवे स्टेशन पे जो खो जाती हैं, अपने माँ बाप से बिछड़ जाती हैं, उनको अगवा करता हूँ। अगवा करने के बाद उनको कबाड़ी बाज़ार में मैं बेच देता हूँ अच्छे दामों पे। इसी तरह से हमारी गरीबी दूर हुई है और मैं गरीब से एक अमीर इंसान बन सका हूँ। लेकिन आज मैंने जिस लड़की को बेचा है, बेचने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। रह कर उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरी बेटी है और उसकी वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है कि बाबा मुझे पानी चाहिए, बाबा मुझे छोड़कर मत जाना, तुम कहाँ जा रहे हो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। पत्नी भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि तुमने ये बहुत गलत किया है। जैसे तैसे इसकी रात कटती है, ये रात भर बेचैन रहता है, सो नहीं पाता। अगले दिन ही ये कबाड़ी बाज़ार में उसी कोठे पर जाता है और जाने के बाद बोलता है कल जो मैंने बच्ची दी थी उस बच्ची को मुझे वापस दीजिए, मैं उसको बेचना नहीं चाहता। इस बात पर बहस हो जाती है इसकी जो कोठे की मालकिन होती है उससे। वो बोलती है कि एक बार सौदा हो गया तो हो गया, तुमने चीज़ बेच दी, अब उसका तुम पर कोई हक नहीं है। लेकिन ये उससे मिन्नतें करता है कि मुझे तुम लड़की वापस दे दो, जो पैसे लिए हैं वो वापस मैं तुम्हें चुका रहा हूँ, चाहे तो और बढ़ती ले लो। काफ़ी देर तक इन लोगों में बहस होती है, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से ही उसका जो कोठा था वो चल रहा था, क्योंकि यही उसका व्यापार को आगे बढ़ा रहा था, यही लड़कियां ला ला कर उसको देता था। कहीं ना कहीं फिर मालकिन को तरस आ जाता और ये सब बातों को ध्यान में रखकर कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो उस लड़की को रिहा कर देती है, यानी अपने जो पैसे उसने दिए थे लड़की लेकर उस लड़की को दे देती है। आदमी एक घर में जाता है और दस्तक करता है। वहाँ पर एक लेडी निकल कर आती है जिनका नाम था अतुल शर्मा। ये अतुल शर्मा जो लेडी थी ये संकल्प संस्था की मालकिन थी, यानी एक ऐसी संस्था जहाँ पर कि यतीम लड़कियाँ जो कि बेघर हैं, बेसहारा हैं, जो कि वेश्यावृत्ति में उतर चुकी हैं, उन लोगों को एक अच्छी परवरिश देना, उनको उनके माँ बाप से मिलाना, ये इनका संकल्प था। तब ये अतुल शर्मा से बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने लगभग 1500 लड़कियों को अब तक अगवा कर मैं बेच चुका हूँ कोठे पर। इसको बेचने के बाद मेरी अजीब सी हालत हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मेरे कानों में रहकर इसकी गूंज आ रही थी, आवाज़ आ रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ। इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप इसको इसके माँ बाप से मिला दो, मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। तब ये महिला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कितने नीच हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अब तक 1500 लगभग लड़कियों को बेच दिया, उनके माँ बाप से उनको जुदा कर दिया, उनको इस वेश्यावृत्ति में डाल दिया है, इसको भी तुम ले जाओ, इसको भी बेच दो, इसकी भी दलाली खा लो। अब किस लिए तुम्हें इस पर तरस आ रहा है? क्या ऐसा कर दिया इस लड़की ने कि तुम अपने आप को बदलने पर मजबूर हो? जाओ तुम इसकी भी दलाली खाओ। वो बहुत कठोर बातें करती है, लेकिन आदमी बोलता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, हाँ यकीनन मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। वो एक धागा लेता है, धागा लेने के बाद बोलता है कि मैडम आप ये मेरे कलाई पर बांध दीजिए और मैं आपका भाई बनता हूँ, और भाई बन के मैं आपसे वादा करता हूँ, यानी कि एक अपनी बहन से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा और जो मैंने गुनाह किया है उसका भी पश्चाताप करूँगा, लेकिन बस आप इस बच्ची को इसके माँ बाप से मिलवा दो। अब अतुल शर्मा को ये बातें सुनकर यकीन आता है कि शायद इसमें इंसानियत जाग चुकी है, शायद इसका मन पिघल चुका है, इसलिए वो उस पर यकीन करती है और उस बच्ची को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ये बच्ची को लेकर जीआरपी थाने जाती हैं, अखबारों में देखती हैं कि कहीं इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, लेकिन कहीं भी इस बच्ची के माँ बाप का अता पता नहीं चलता, उसकी कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही सामने नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके माँ बाप उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे या फिर वो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब इसके माँ बाप का कहीं अता पता नहीं चलता, इसकी कोई रिपोर्ट सामने गुमशुदगी की नहीं आती, तब ये उस आदमी से बोलती हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो बोलता है कि मेरे 4 बच्चे हैं। बोली 4 बच्चे हैं तो ये भी तो तुम्हारी एक बच्ची की तरह है ना, तुम इसको क्यों नहीं पालते? इसके माँ बाप नहीं है, ये यहाँ यतीमों की तरह पलेगी, अगर तुम पालोगे तो इसको माँ बाप की परवरिश मिल सकेगी जो तुम इसको देना चाहते हो। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है और वो उस बच्ची को लेकर, उस व्यक्ति का नाम रफ़ीक होता है, रफ़ीक उस बच्ची को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और जाने के बाद बोलता है हमारे 4 बच्चे हैं और ये भी आज से हमारी बच्ची है, इसकी भी तुम्हें ऐसी ही परवरिश करनी है जैसे कि अपने बच्चों की करती हो। अतुल शर्मा मैडम की मदद से उस बच्ची का दाखिला अच्छी स्कूल में करा दिया जाता है। वो अपने 5 बच्चों की, यानी कि 4 अपने बच्चे और 1 ये
पांचों की परवरिश एक समान ही करते हैं, जैसे कि ये भी सच में उन्हीं की बेटी हो। ऐसे ही वक्त गुजरता है, ये पांचों बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, शादी हो जाती है। ये बच्ची सबसे छोटी थी, इसलिए इसने ग्रेजुएट ही किया था। और जो रफ़ीक होता है उसने भी इस इंसिडेंट के बाद अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। उसने ये काम हमेशा के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि जब उसको पता चलता था कि कोई लड़की गायब हुई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट आती थी और वो उस कोठे पर जाकर देखता था और उसको पता चल जाता था कि इस लड़की को कोठे पर बेचा गया है, देह व्यापार में उतारा गया है, तो वो अतुल मैडम के पास जाता था और बताता था कि ऐसे ऐसे इस लड़की को इस कोठे पर बेचा गया है, आप इसको बचा लीजिए। इस तरह से उन्होंने कई लड़कियों की जान भी बचाई थी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 2013 आ जाती है। सन 2013 में रफ़ीक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि वो पिछले 6 महीने से पलंग पर पड़ा हुआ था। शायद ये उसके कर्मों की सज़ा उसके सामने आ रही थी कि वो अपनी मौत की दुआ मांग रहा था। फिर वो ऐसे ही ज़िंदगी से अलविदा करके दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो इसकी बेटी थी, एक दिन उस बेटी के लिए एक रिश्ता आता है और जब ये रिश्ता आता है तो पता चलता है वो रिश्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के एक दरोगा का रिश्ता था। दरोगा के घर वाले बोलते हैं हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, हम इससे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ इस लड़की की शादी उस दरोगा से हो जाती है। इस लड़की ने ग्रेजुएट ही किया था, उसके बाद ही इसकी शादी हो गई थी। लेकिन आज ये लड़की बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, उसके बच्चे भी हैं और दरोगा परिवार भी बहुत अच्छा है। वो उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस लड़की की किस्मत में ये था कि वो माँ बाप से तो बिछड़ी, लेकिन वो एक ऐसे दलदल में जाने वाली थी जहाँ पर उसको दरिंदे रोज़ नोचते, रोज़ खाते। लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ इस तरह से पलटी खाई कि वो एक अच्छी शिक्षा उसने हासिल की, उसने एक अच्छी परवरिश ली और एक अच्छे घराने में उसकी शादी हुई और आज हर जगह उस लड़की का बोलबाला है। यहाँ पर सिर्फ एक बच्ची की छोटी सी प्यारी सी आवाज़ कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, इतनी सी आवाज़ ने रफ़ीक के दिल में इतना असर किया कि उसने सारे गुनाहों से तौबा कर ली। उस बच्ची की तो अच्छी परवरिश की ही, बाकी काफ़ी सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी इस जहन्नुम में डूबने से उसने बचाई। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।